वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में। जो राइट टू इक्वालिटी है वो हमारा डील करता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। ये टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14 जो है वो जनरल इक्वालिटी के बारे में बात करता है। वो कहता है कि स्टेट जो है वो सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करेगा। तो इसमें ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में आज हम जानेंगे। नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी 5 साल के बच्चे ने मर्डर कर दिया क्योंकि उसे नहीं पता है ना, उसमें इतनी समझ नहीं है क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। वहीं किसी 25 साल के इंसान ने मर्डर कर दिया तो क्या हम दोनों को सेम सज़ा दे सकते हैं? भाई लॉ तो कहता है कि बराबर हमको सबको इक्वल ट्रीट करना है, इक्वालिटी देनी है। तो क्या ये इस केस में पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं है इक्वालिटी का मतलब, क्योंकि हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। तो हमको सर्कमस्टांसेस के हिसाब से किसी पर्सन को ट्रीट करना है। तो आइवर जेनिंग्स का कहना क्या है कि इट मीन्स इक्वालिटी का मतलब ये है कि इक्वल लॉ होना चाहिए, इक्वली एडमिनिस्टर भी होना चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान एक जैसा है उसी पर लॉ इक्वल एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर किसी पर्सन ने मर्डर करा है वहीं दूसरे ने भी करा है, दोनों ही मेजर है, तो दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि दोनों ने ही मर्डर करा है। वहीं अगर एक थेफ्ट करता है, एक मर्डर करता है, तो उसको थेफ्ट की सज़ा मिलेगी और दूसरे को मर्डर की सज़ा मिलेगी, क्योंकि दोनों के क्राइम अलग अलग हैं, दोनों के सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं। तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मर्डर करा है, मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी। अगर दोनों के सर्कमस्टांसेस अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, तो दोनों को तब सेम सज़ा नहीं मिलेगी, दोनों को हम तब इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा रूल ऑफ लॉ एविडाइसी का कॉन्सेप्ट आता है। तो रूल ऑफ लॉ एविडाइसी के हिसाब से क्या है, कोई भी इंसान ना लॉ से ऊपर नहीं है, सब लॉ के अंदर गवर्न होते हैं। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, सब के ऊपर लॉ लागू होता है। और जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, ये एक रूल ऑफ लॉ का ही हमारे पास पार्ट है। एविडाइसी ने रूल ऑफ लॉ के 3 एसेंशियल्स बताए हैं। सबसे पहले इसमें एसेंशियल हमारा है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लॉ सुप्रीम है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर, ना गवर्नर, ना प्रेसिडेंट, कोई भी नहीं। लॉ ऊपर है, लॉ ही सबको चलाता है। लॉ कहता है भाई आप लॉ के हमारे अंदर, हमारे दायरे में, लॉ के दायरे में कोई काम करोगे, आप उससे ऊपर जा नहीं सकते हो। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लॉ के सामने बराबर है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, रिच, पुअर, हर कोई लॉ के सामने इक्वल है। ऐसा नहीं है हम आपको प्रिविलेजेस दे देंगे, आपके पास पावर है तो हम आपको, आपने क्राइम कर दिया तो हम आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमको कहता है कि इक्वल लॉ अप्लाई तब होगा तब सब सेम सर्कमस्टांसेस में, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। सेम जो है उन्हीं को सेम ट्रीटमेंट देंगे, जो अलग अलग है उनको सेम ट्रीट हम नहीं करेंगे, उनको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे क्योंकि उनके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। और तो अब हमारी जो ये आर्टिकल 14 है ये लिमिट भी कर जाता है, यानी हम किन केसेस में जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। सबसे पहले इसमें हमारा आता है तब आर्टिकल 31C कम, आर्टिकल 14 गोज आउट, आर्टिकल 13(1) प्रिवेल करता है ओवर आर्टिकल 14। तो ये जो है 42nd अमेंडमेंट से आया 31C, ये जो हमको कहता है कि जो लॉ बनाएगी स्टेट DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये प्रिवेल करेंगे। अगर कोई लॉ बनाती है पार्लियामेंट क्लॉज B एंड C के अंडर आर्टिकल 39 के, तो ये हमारे प्रिवेल करेंगे आर्टिकल 14 के ऊपर। ये क्लॉज B एंड C क्या बात करते हैं? क्लॉज B बात करता है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे,
जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम इंसानों को देंगे, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक जगह तो हम गेहूँ, वाटर, सारी एजुकेशन दे रहे हैं और वहीं दूसरे इलाके में या दूसरी जगह हम ये सारी चीज़ें किसी को प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हैं। तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होनी चाहिए। वहीं सी हमको बात करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। वही फॉर एग्जांपल आप ले लो ना, अगर कोई रिच पीपल है, रिच अगर है, अगर हम उसको कह दें कि तुम टैक्स मत दो, जितना तुम कमा रहे हो ना अपने पास रख लो, तो वो ज़मीन जायदाद ले लेके रख लेगा और वो पुअर पीपल को कहेगा लो, अपनी मनमर्जी का रेंट मांगेगा। तो ये चीज़ गलत हो गई। तो इसलिए लिमिटेड जगह भी प्रोवाइड करी गई है कि आप इससे ज़्यादा जगह ले नहीं सकते। क्यों? हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं करना है। तभी तभी तो हमने टैक्स में जो है उनको रिलीफ दिया है, पुअर पीपल को, इतने से कम इनकम वाले लोगों को हम टैक्स नहीं लेंगे और जिनके पास ज़्यादा पैसा है भाई सरकार को वो दे दो ताकि हम वो डेवलपमेंट में लगा सकें। अगर पुअर को कुछ ज़रूरत है, ये नीडफुल को कोई ज़रूरत है, तो उसको हम वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें। वहीं सेकंड बात करता है आर्टिकल 359, इमरजेंसी के दौरान आप कोर्ट नहीं जा सकते हो अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, तब भी नहीं। लेकिन दो फंडामेंटल राइट हैं जो आपके इमरजेंसी के दौरान भी एग्जिस्ट करते हैं, वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये हमेशा आपके पास रहेंगे। अगर इनका वायलेशन आप करते हो तो आप इमरजेंसी के दौरान, इनका वायलेशन होता है देन आप कोर्ट जा सकते हो। इनके अलावा किसी और फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 361। अगर कोई भी ये हमको कहता है कि कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर हमारे पास है, अगर कोई ऑफिस या टेन्योर के समय अपनी ड्यूटीज़ एंड पावर का एक्सरसाइज वो करते हैं, तो आप उनको कोर्ट में नहीं घसीट के लेके जा सकते हो कि भाई प्रेसिडेंट आपने ऐसा कैसे कर दिया, गवर्नर जी आपने ऐसा कैसे कर दिया। यहाँ हमने उनको इम्यूनिटी दी हुई है ताकि वो अपना काम जो है टेंशन फ्री होके कर सकें। और वहीं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर, इनको भी हमने जुडिशियल प्रोसेस से इम्यून करा है कि कोई हमारे यहाँ कंट्री में आया तो हम उसके ऊपर जुडिशियल प्रोसेस नहीं लगाएंगे। अब आर्टिकल 14 जो है वो हमको क्लासिफिकेशन की भी बात करता है, लेकिन वो क्लास लेगिस्लेशन को डिसअलाउ करता है। भाई आप किसी को बांट नहीं सकते हो इस हिसाब से कि ये रिच है, ये पुअर है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। इस बेसिस पर आप नहीं क्लासिफिकेशन करोगे, आप क्लासिफिकेशन करोगे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। आर्टिकल 14 का मतलब ये नहीं है कि सभी पर सेम लॉ अप्लाई होगा। हमने एग्जाम्पल लिया था टेररिस्ट वाला कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर टेररिस्ट को मार देता है तो हम उसको भाई वाहवाही करेंगे। वहीं अगर कोई इंसान अपने पड़ोसी को मार देता है तो ये क्राइम हुआ। ये सर्कमस्टांसेस दोनों के अलग अलग हैं, हालांकि दोनों ने मर्डर करा है पर दोनों की सर्कमस्टांसेस अलग हैं, तो हम दोनों पे सेम लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। सेम लॉ हम तब अप्लाई करेंगे तब सेम सर्कमस्टांसेस है, सेम सिचुएशन है। तो जो आर्टिकल 14 है वो यूनिवर्सल नहीं है, मतलब सब पे सेम लॉ अप्लाई इस सेंस एब्सोल्यूट सेंस में नहीं होगा। हालांकि सब पे सेम होगा लेकिन वो रिजिड नहीं होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा। सेम सर्कमस्टांसेस और पोजीशन के हिसाब से हम लॉ अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे किसकी कितनी नीड है, हर क्लास की अपनी नीड को देखेंगे, उसके हिसाब से हम उनके साथ अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमने इस नीड को, ताकि हम इक्वलिटी ला सकें रियल सेंस में, इसलिए हमने क्लासिफिकेशन को अलाउ करा है कि भाई तभी हम बांट देंगे ना तो हमें पता चलेगा कि किसको कितनी ज़रूरत है। उस हिसाब से हम उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, उस हिसाब से उस पर लॉ अप्लीकेबल करवाएंगे। तो टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है जो कि स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN वलसारा के केस में
इस टेस्ट को लेट डाउन किया गया था। इस टेस्ट में सबसे पहला है फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। कोई रीज़न होना चाहिए कि हम क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं, किस बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कुछ लॉजिक होना चाहिए। ऐसे नहीं है मन आया तो हमने बांट दिया, कुछ रीज़न होना चाहिए उस क्लासिफिकेशन का। सेकंड हमारे पास है डिफरेंशिया। जो हम डिफरेंस कर रहे हैं ना, रेशनल रिलेशन होना चाहिए जो हम अचीव करना चाहते हैं। और डिफरेंस जो है ना वही बेसिक होगा क्लासिफिकेशन का। अगर कोई सेम इंसान है उस पर तो हम सेम लॉ अप्लाई कर देंगे, तो हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं अलग अलग लोग हो जाते हैं तो हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। हमने तभी तो क्लासीफाई करा है कि 18 से कम वाले जो लोग हैं, मतलब सॉरी, ये 18 से तो जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, वही मेज़र कर सकता है। तो हमने क्लासीफाई कर दिया कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो ये एक रीज़न है, ये डिफरेंस है ना, दोनों अलग अलग हैं, तभी हमने क्लासीफाई करा है। अगर दोनों ही मेजर होंगे तो दोनों पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा, तो ये रीज़न नहीं होगा क्लासिफिकेशन का। और जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, जो हम अचीव करना चाहते हैं, इन दोनों में नेक्सस होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, तभी हम क्लासीफाई करेंगे। बिना कोई रीज़न के हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम सर्कमस्टांसेस, सेम केसेस, सेम लॉ अप्लाई होगा। अब हम इसको समराइज करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा राइट टू इक्वालिटी के बारे में। जो आर्टिकल 14 है वो जनरल सेंस में बात करता है, ये हमको सारे लोगों को अवेलेबल है, सिटीज़न को भी, नॉन सिटीज़न को भी। और इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो हमने ब्रिटिश ओरिजिन से हमने लिया है, ब्रिटिश उससे लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये किसी को भी प्रिविलेज देने की मना ही करता है कि हम किसी के साथ किसी को भी भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, हम किसी को भी ऊपर नहीं रखेंगे, सब बराबर हैं लॉ की नज़रों में, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये हमको कहता है कि इक्वल सर्कमस्टांसेस में सेम लॉ अप्लाई हम करेंगे, इक्वालिटी हम देंगे, जो लाइक हैं वो लाइक ट्रीट होंगे और जो अनलाइक हैं उनको लाइक हम ट्रीट नहीं करेंगे। और हम जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ये एब्सोल्यूट सेंस में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमको रियल सेंस में इक्वालिटी लानी है तो एब्सोल्यूट सेंस में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको क्लासीफाई करने की ज़रूरत है कि उस हिसाब से हम बांट दें, और जो उसका हम क्लासीफाइड करेंगे ये रीज़नेबल होना चाहिए, इसका इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होना चाहिए। और जो हम अचीव करना चाहते हैं और जो क्लासीफाइड हम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में आपस में नेक्सस होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, तभी हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। और क्लासिफिकेशन एक रियल सेंस में इक्वालिटी को लाने के लिए हमको ज़रूरी है, वरना वो कहीं ना कहीं फिर डिस्क्रिमिनेशन को ही ट्रीट करेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम केस लॉस के बारे में, आर्टिकल 14 से रिलेटेड जितने भी केस लॉस हैं, इम्पॉर्टेंट केस लॉस, उनसे डील करेंगे। थैंक यू।